बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्रैक्टिस सेट 2 है हमारा अभी। और कुछ टाइम मैंने रेस्ट की है और घर के मामलात जो थे, घर के काम वगैरह किए हैं। और ये सब बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको ये पता चले कि लगातार 4 घंटे 5 घंटे काम करने से इंसान बहुत जल्दी नहीं कामयाब हो पाता, ठीक है ना। आपके माइंड को रेस्ट चाहिए होता है ताकि आप थोड़ा सा आराम कर सकें, रिलैक्स हो सकें। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो कामयाब लोग हैं, वो आपको अपनी कामयाबी ही दिखा रहे होते हैं। उनके पीछे जो उनकी स्ट्रगल होती है या जो टाइम मैनेजमेंट होती है वो आपको वो नहीं बताते। तो ये इसलिए मैंने ये बिल्कुल अनपैक आपके लिए ये कोर्स है। और मेरी ये प्रैक्टिस जो भी मैं डेली बेस पे करूँगा वो मैं यहाँ अपलोड करूँगा ताकि आपको पता चले कि मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। एक दिन में ज़्यादा काम का लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन लगातार एक ही टाइम में काम करना ये बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज अगर मैं आज 6 घंटे या 5 घंटे काम कर लेता हूँ तो कल मैं 1 घंटा कर पाता हूँ, उससे नेक्स्ट डे मैं काम ही नहीं कर पाता। तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट नहीं देगी, बहुत आपको एडवांटेज नहीं देगी। लेकिन अगर आप डेली 2 घंटे भी निकाल रहे हैं और डेली निकाल रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो अभी क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट 1 कुछ घंटों पहले किया है और कुछ टाइम मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और घर के जो काम थे वो करने के बाद मैं फ्री हुआ हूँ, थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ। थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी सारा कुछ मेंटेन करके आपको चलना होता है। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 में हमने क्या किया था, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। उसमें हमने लोकल WP एक सॉफ्टवेयर था, हमने उसको इंस्टॉल किया था और उस पर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था और हल्का फुल्का हमने वर्डप्रेस का ओवरव्यू लिया था। और सबसे पहले हम उसको लोकल WP सॉफ्टवेयर को मैं ओपन कर लेता हूँ और अगेन यहाँ से हम जो एडमिन पैनल है, मीन वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, हम वहाँ लॉगिन करेंगे। देखिए जो वेबसाइट मैंने बनाई थी वो यहाँ शो होगी है एमजिच में। अगर आपने नहीं बनानी तो आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं, ठीक है, एमजिच। और अभी आप ओपन साइट करेंगे तो आपको अपनी जो वेबसाइट है वो नज़र आएगी, ठीक है जी, ठीक है। ये देखें हमारी वेबसाइट थी जो कि आई थिंक हमने 2023 जो थीम था उसको यूज़ करके हमने ये एक बाय डिफ़ॉल्ट यही आपको जो है ना वर्डप्रेस वेबसाइट दे रहा होता है। अभी हमने वेबसाइट डिज़ाइन ही की थी लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट दी थी वर्डप्रेस ने वो हमारी ये थी। अब हम डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ से WP एडमिन में आपने एक सिंपली क्लिक करना है तो डैशबोर्ड सामने ऑन हो जाएगा। और रियली हकीकत में आपको बताऊँ, जैम से अच्छा आप लोकल WP ही यूज़ कीजिए वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए। इतना जल्दी सॉफ्टवेयर ये ओपन होता है, डैशबोर्ड ओपन होता है और बहुत फास्ट है ये। क्योंकि मैं भी जैम मैंने बताया मैं 2-3 महीने से यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन उसके मुकाबले में ये मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, उसके डैशबोर्ड का जो ये था ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो आपको विजिट नज़र आ रहे हैं, बॉक्स नज़र आ रही हैं, इनकी क्या परफॉर्म है, इनके क्या फंक्शंस हैं, कुछ और भी मैंने आपको सिंपली हर एक का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया था। नेक्स्ट में हम आते हैं पोस्ट पे। जितनी भी आप पोस्ट अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स जो लिखते हैं, अपलोड करते हैं, वो आपको पहले यहाँ डिज़ाइन करनी होती हैं। यहाँ आपको पोस्ट टाइटल नज़र आ रहा होता है, इसको आप एडिट कर सकते हैं और क्विक एडिट भी कर सकते हैं। इसको ट्रैश करके डिलीट भी कर सकते हैं, उसको व्यू करके देख भी सकते हैं। या ऑथर का जो नेम आ रहा होता है जिसने ये पोस्ट जो है वो डिज़ाइन की होती है, क्रिएट की होती है। और यहाँ कैटेगरीज शो हो रही होती हैं कि किस कैटेगरी की। कैटेगरीज अभी हमने नहीं बनाई, हम आगे जाके बना लेंगे। और इस पोस्ट को जो टैग्स लगे होते हैं वो यहाँ शो हो रहे होते हैं और कमेंट्स जो आपको यहाँ शो हो रहे होंगे और कब ये पब्लिश हुई है
और ये उस वक्त यहाँ आपको शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि एक पोस्ट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो रही होती है। अगर आपने के पास 10 यहाँ पोस्ट हैं और आप 10 के 10 एट अ टाइम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ क्लिक करना है, तो वो तमाम जितनी भी पोस्ट होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। बुल्क एक्शन पे आप जाकर यहाँ से उसको मूव टू ट्रैश करेंगे और साथ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट हो जाएंगी। अगर आपने न्यू पोस्ट बनानी है तो ऐड न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप एक नई पोस्ट बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि पोस्ट बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जो न्यू यूज़र हैं जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है वर्डप्रेस सीखना, तो उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। मैंने यहाँ वेबसाइट ओपन की हुई है, पता नहीं ये वेबसाइट कमर्शियली अलाउ भी है या नहीं। अब ये ना कॉपीराइट का सीन आया हो मेरी वीडियोस के ऊपर, खैर कोई बात नहीं, आपके लिए कॉपीराइट भी चलेगा। तो देखें ये जो चीज़ है इसे कहते हैं नेव बार, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके समझा रहा हूँ ताकि मैं ये वर्डिंग जब अपने ट्यूटोरियल में यूज़ करूँ तो आप समझ सकें तो मैं किस पोर्शन की बात करूँ। ये है नेव बार। यहाँ आपको वेबसाइट के मेन्यूज़ नज़र आते हैं, जैसे कि होम का मेन्यू हो गया, ये सारे मेन्यूज़ हैं, ठीक है, मेन्यूज़ ऑप्शन हैं। यहाँ वेबसाइट का लोगो और उस वेबसाइट का नाम, ठीक है, तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होता है। और ये जो ऊपर नज़र आ रहा है इसे कहते हैं यूआरएल। हर एक वेबसाइट का एक स्पेसिफिक यूआरएल होता है, ठीक है। अच्छा, बाद में एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था, एक मिनट। आपको याद हो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देखी कि हाउडी मैं चेंज करना चाह रहा था, चेंज नहीं हो रही थी। तो ये बेसिकली ना एक ग्रीटिंग मैसेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, देखेंगे इसका मतलब होता है हाउ डू यू डू, ठीक है। ये अब नहीं बोला जाता क्योंकि ये थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस करता है और एक आउटडेटेड हो गया है। इसकी जगह हम फिर लाइक, वेलकम, हेलो और हाय यूज़ करते हैं। तो ये अब क्योंकि आई थिंक अभी भी ये वर्डप्रेस है ना, ये वर्ड यूज़ कर रहा है, तो मैंने समझा कुछ आई कंट्री का नाम है या पता नहीं लोकेशन का नाम दे रहा है। तो ये चीज़ थी। और किधर गए थे, हाँ, यहाँ इसे कहते हैं साइड बार, ठीक है। ये है हमारी साइड बार और ये है आर्टिकल। ये इन्होंने टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा है हाउ टू अपडेट PHP वर्जन इन वर्डप्रेस। तो ये एक कंप्लीट आर्टिकल है जिसके बारे में जितनी भी उस पर्सन के पास डिटेल थी उसने हेडिंग्स के थ्रू बहुत अच्छा डिज़ाइन किया और उसने अपना जो भी इंफॉर्मेशन जो कन्वे करनी थी वो उसने कन्वे की है। यहाँ जो आपको साइड पर नज़र आ रहा है इसे कहते हैं साइड बार। साइड बार में देखें भी उसने यहाँ मेन्यूज़ दिए हुए हैं और साइड बार में जो उसकी लेटेस्ट पोस्ट है वो आपको यहाँ नज़र आ रही है। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके उसकी लेटेस्ट पोस्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। नीचे उसने साइड बार में एक और विजिट बनाया हुआ है जो कि प्रोडक्ट के रिलेटेड है, जो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं उसके बारे में आप यहाँ उनके प्रोजेक्ट की तरफ देख सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको प्रीव्यू बताया हुआ है पोस्ट का, ठीक है। और यहाँ एक पोस्ट होती है चीज़ और एक पेज होते हैं, और पेज बेसिकली ये हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अकाउंट का पेज, करियर का पेज, स्पोर्ट का पेज, डॉस का पेज, तो ये सारे पेज हैं। और इनके नीचे ये आपको जो ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है इसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। और आप इसको कैटेगरीज भी बोल सकते हैं, नो इशू, कि इस कैटेगरी की ये आगे सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, या इस पेज में ये कैटेगरीज हमने डाली हुई हैं, सारी कैटेगरीज है, इनकी आगे भी कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको तो समझा रहा हूँ कि ये देखें इनकी ये कैटेगरीज है। जिस तरह देखें अगर मैं एक स्पोर्ट की कैटेगरी बनाता हूँ उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, लेट्स सपोज फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इन सारी स्पोर्ट्स में आ रही हैं, तो ये उसकी कैटेगरीज में आ रही हैं। सेम इस तरह कैटेगरीज भी यही चीज़ होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे। जी मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये पुराने टैब ओपन हुए हैं। अब सबसे पहले आपने पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, उसको पब्लिश कैसे करना है, पहले मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। ऐड न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपने पोस्ट का टाइटल देना है।
अब लेट्स सपोज हम कोई पोस्ट सोच लेते हैं कि बेस्ट रोड मैप, सॉरी मैप ऑफ वर्ल्ड। अब ये मेरी जो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, जिसमें जो आर्टिकल लिखने वाला हूँ, ये मेरे आर्टिकल का हेडिंग है, पोस्ट की हेडिंग है, ठीक है। और इसके बारे में मुझे सारी डिटेल लिखनी है। जैसे इन्होंने ये देखें इमेज वगैरह वो उन्होंने अपलोड की हुई थी, वो सारी मैंने अपलोड करनी। देखें ये इन्होंने हेडिंग दी हुई है, नीचे उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है कब अपलोड हुई है, और इसने कुछ पैराग्राफ में हेडिंग वगैरह दी हुई है और एक इमेज भी लगाई हुई है इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसी तरह नीचे उन्होंने हेडिंग्स और पैराग्राफ में उनकी डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ हेडिंग दे सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक इमेज लेके आते हैं। अच्छा, इमेज के लिए आपको पहले मैं एक वेबसाइट कुछ बता देता हूँ जहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कॉपीराइट फ्री होती हैं। सबसे पहले जो वेबसाइट है वो अनस्प्लैश है। unsplash.com ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप कॉपीराइट फ्री जो इमेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद पिक्साबे, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से भी आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस जो हैं यहाँ से भी ले सकते हैं। और इस तरह पिक्सल एक वेबसाइट है, यहाँ से आप भी जो है ना फ्री स्टॉक फोटोज यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अभी मैं यहाँ लिखता हूँ, शायद में भी यहाँ मिल जाए। जो अनस्प्लैश है ना, उसमें आपको मोस्टली वीडियोस मिलती हैं जो कि फ़ोटोग्राफी के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ चेक करते हैं वर्डप्रेस लिखकर, वर्डप्रेस, ठीक है। और रोड मैप लिख लेते हैं, देखते हैं हमारे पास उसके रिलेटेड कौन सी इमेजेस आती हैं। नहीं, इसके रिलेटेड कोई नहीं है, तो हम वर्डप्रेस लिख के सर्च कर लेते हैं। ओके, ये हमारे सामने बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं, तो हम यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से जाना है और डाउनलोड पे क्लिक करना। अच्छा, यहाँ से आपने जो कम साइज़ की इमेज है वो डाउनलोड करनी है। अगर आप ज़्यादा साइज़ की इमेज को डाउनलोड करेंगे, वो आपकी जो फाइल साइज़ है वेबसाइट का या आपके वेबसाइट के ऊपर लोड डाल देगी। क्योंकि अब देखें ये जो है ये तकरीबन लगभग 1 MB के करीब है और ये 3 KB के, कितना फ़र्क है, 710 KB का फ़र्क इन दोनों के दरमियान है। तो जितनी ज़्यादा MB की आप इमेजेस आइकन यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो होगी। वर्डप्रेस में आप जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं वेबसाइट, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी आइकन यूज़ कर रहे हैं, वो एक तो साइज़ में भी कम होने चाहिए और ना बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आप इमेजेस लगाएंगे वो भी आपकी वेबसाइट पे लोड डालेंगे और जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगी। तो हमने जो सबसे कम रेजोल्यूशन है और ये इनफ होगी। लाजमी नहीं है कि आपको हाई रेजोल्यूशन लगाएंगे तो आपकी रैंकिंग होगी, उल्टा आपका डी रैंक हो जाएगा वेबसाइट, ठीक है। हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, ये डाउनलोड हो गया है और वापस आते हैं हम पोस्ट में। अब यहाँ हम कुछ हेडिंग देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हेडिंग दे देता हूँ मैं, व्हाट इज़, पहले हम थोड़ा सा पैराग्राफ पुट करते हैं। अच्छा, पैराग्राफ के लिए भी आपने जो टेक्स्ट जो है वो डमी टेक्स्ट आपने यूज़ करना है। किसी ब्लॉग में से उठाकर, किसी वेबसाइट में से कॉपी करके आप अपनी पोस्ट में वो जो टेक्स्ट है वो नहीं लगा सकते, कॉपीराइट का इशू आता है। तो लोरिम इप्सम, ये एक डमी टेक्स्ट है,
ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। तो जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो भी जब पोस्ट बनाते हैं तो यही टेक्स्ट यूज़ करते हैं। लॉरिम्सम जनरेटर पे क्लिक करता हूँ मैं। ओके, ये इन्होंने एक पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके सिंपली अपनी जो पोस्ट की जो टाइप है वेबसाइट की, उसमें यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटर करता हूँ मैं। इंटर करके यहाँ अब मुझे देनी है हेडिंग। हेडिंग के लिए आपने प्लस पे क्लिक करना है और ये हेडिंग की एक बना हुआ है ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, यहाँ हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग में मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस, ठीक है। तो इंट्रो तो यहीं से स्टार्ट होना है, वर्डप्रेस का इंट्रो होगा, उसके बाद आस्ता आस्ता हम पे एक रोड मैप सेलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पूरी पोस्ट डिज़ाइन करके नहीं दूंगा आपको, लेकिन एक आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। इनके ऊपर अलग से वीडियोस आएंगी, ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। और ये जो हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं ना, ये वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है, जिसे गुटनबर्ग बोला जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, बहुत सारी आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ करके एक पोस्ट और एक वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। मज़ीद जब आप इसके अंदर प्लगइन्स ऐड करते हैं, थीम्स ऐड करते हैं, तो फिर थीम के रिलेटेड मज़ीद आपको यहाँ और भी ऑप्शंस मिलते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ कैसे आपने इस गुटनबर्ग को यूज़ करना है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, गुटनबर्ग के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी जिसके अंदर हम गुटनबर्ग के अंदर ही रहकर उसमें वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं बहुत जल्द ले आऊँगा। बाकी ये जो यहाँ साइड पे डिटेल है, ये मैं आपको अभी कुछ टाइम के बाद समझा देता हूँ। इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और पैराग्राफ हमने ऐड करना है। अगेन आते हैं लॉरम इप्सम पे, ये टेक्स्ट कॉपी हुआ है, इसी को हम अगेन कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल वी करके, और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज यूज़ करने के लिए आप प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे इमेज का एक ऑप्शन है, इमेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ कहते हैं या मीडिया लाइब्रेरी में से आप लेके आ सकते हैं, या कोई यूआरएल आपके पास है, यूआरएल इंसर्ट कर लें, या आप अपलोड का मतलब आप कंप्यूटर में जो मौजूद आपकी इमेजेस हैं आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ डाउनलोड की हुई थी, तो इसी को मैं ले आता हूँ, ठीक है। और ये इमेजेस हो गई है, ठीक है। और अगेन अगर आपने पैराग्राफ ऐड करना है, यहाँ लिस्ट ऐड करनी है, तो आप लिस्ट भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिस्ट में अब यहाँ पूरी ये मैंने कुछ डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ आप लिस्ट वगैरह भी जो बना सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे पास उस तरह कंटेंट नहीं है कि मैंने कोई कंटेंट सोचा भी नहीं हुआ है कि मैं किसके ऊपर वेब जो है पोस्ट बनाऊं, तो इसलिए मेरे पास उस तरह कंटेंट नहीं है। जब हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, वेबसाइट पे आएंगे, तो मेरे पास ज़ाहिर सी बात इमेजेस भी स्टॉक हुई पड़ी होंगी और मेरे पास कंटेंट भी होगा कि मैंने कंटेंट लिखना क्या है। तो एक ओवरव्यू देना था कि आप यहाँ से पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली पोस्ट होता क्या है, उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इमेज कैसे ऐड की जाती हैं। अब हम इस साइड पे आते हैं। इस साइड में देखें दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, पोस्ट का और ब्लॉग का। पोस्ट में पोस्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आप पढ़ेंगे। एक मिनट में पानी पी लूँ। तो पोस्ट में जो भी ऑप्शन होंगे ना पोस्ट के, वो आपको यहाँ नज़र आएंगे, ठीक है। और ब्लॉग में क्या होगा, ब्लॉग में जो आप ब्लॉग यूज़ कर रहे होंगे गुटनबर्ग का, उसके रिलेटेड अभी देखें, क्योंकि हम लिस्ट ब्लॉग में हैं तो वो लिस्ट के रिलेटेड हमें यहाँ कुछ फंक्शन दिखा रहा है। जैसे हम इमेज ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, वो इमेज ब्लॉग के रिलेटेड हमें कुछ जो है ना वो फंक्शन दिखा रहा है, कुछ ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है। इसी तरह आपको इमेज के रिलेटेड यहाँ भी बहुत सारे जो है ना वो ऑप्शन मिल जाएंगे, इनको भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोस्ट को वाला जो है साइड उसको क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले विजिबिलिटी पब्लिक, अगर आपने अपनी जो पोस्ट है पब्लिक करनी है तो आप यहाँ पब्लिक पे रखें।
इससे क्या होगा, जो भी आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा वो आपकी पोस्ट देख सकेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्राइवेट का, इसमें क्या होगा कि आप अपनी पोस्ट सिर्फ खुद ही देख पाएंगे, कोई और नहीं देख पाएगा। जो एडिटर या ऑथर जो होगा सिर्फ वही वो पोस्ट देख पाएंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड, इसमें आप एक पासवर्ड जनरेट करते हैं जो कि आप अपनी पोस्ट पे लगा सकते हैं। जैसे यूज़र वो पोस्ट देखना चाह रहा होता है तो उसको पहले पासवर्ड पुट करना होता है, तब जाके वो पोस्ट देख पाता है। ठीक है, तो हम पब्लिक रखते हैं। ओके, अगर आप अभी पब्लिश नहीं करना चाहते, शेड्यूल लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से शेड्यूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, टाइम और डेट और सारा यहाँ आपको मेंशन आप लगा सकते हैं। टेम्पलेट, ओके, टेम्पलेट जो होती है ये आपको तब मज़ीद ऑप्शंस में नज़र आएंगे जब आप हमको थीम डाउनलोड करेंगे, तब आपको, अभी ये सिंगल पोस्ट ही है। ओके, यूआरएल, इसको देखें, यूआरएल बड़ा अजीब से है, MZ लोकल स्लैश और क्वेश्चन मार्क PZ को, इसको हम चेंज करेंगे, सेटिंग में ये चेंज हो जाता है। इसे परमा लिंक कहते हैं और ये हम डैशबोर्ड में से इसका जो यूआरएल है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगा ये कैसे चेंज होते हैं। स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, पेंडिंग रिव्यू, यहाँ ऑथर का आपको नाम नज़र आ जाएगा। ठीक है, स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, इसका मतलब ये होता है ना कि आप चाहते हैं ये जो आपने पोस्ट बनाई है ये आपको हर पेज पे नज़र आए। अब देखें, ये जैसे हमारी ये हमने वेबसाइट ऑन की थी, अब ये जो पोस्ट है ये एक स्पेसिफिक जो कैटेगरी है उसमें नज़र आ रही है। अगर मैं देखूं, मैं अकाउंट में जाता हूं या मैं होम में जाता हूं, शायद मुझे ये पोस्ट नज़र ना आए। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने पोस्ट बनाई है ये आपके होम पेज पे नज़र आए, आपके हर पेज पे नज़र आए, स्टिकी रहे, तो आप ये इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, पेंडिंग रिव्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप रिव्यू कर सकते हैं उसको पेंडिंग। लेकिन आप यहाँ से कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरीज बना भी सकते हैं। फ़िलहाल हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई, सो यहाँ वो अनकैटेगराइज, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी बन जाती है वर्डप्रेस में। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी बना देता है जिसे अनकैटेगरीज कहते हैं। तो इसमें आप मज़ीद भी कैटेगरी बनाएंगे, पोस्ट के बाद आपको पता लग जाएगा कैसे कैटेगरी बनाते हैं। सेम टैग्स के बारे में आपको बता दिया था, टैग्स कैसे पुट करते हैं। आप यहाँ के टैग में पुट करके देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस रोड मैप, और कोमा आपने पुट करना है तो वो टैग जो आपका वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं एक और भी दे देता हूँ, रोड मैप ऑफ WP कोमा देता हूँ, तो ये भी सारा तकरीबन हो गया। जिस तरह आप एड्स वगैरह पुट कर, सॉरी टैग्स पुट कर सकते हैं अपनी पोस्ट में। ठीक है, तो फिर हम इसको क्रॉस कर देता हूँ, मैं कोई अच्छा लिख देता हूँ टैग, जैसे ये टैग है ना, यही हम लिख देते हैं बेस्ट, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल भी करके और कोमा लगता है, तो ये एक टैग बन जाएगा। ठीक है, फीचर इमेज, फीचर इमेज अगर आपको लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं। फीचर इमेज मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम यही जो लगाए थे फीचर्स, हम इसी को ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन देते हैं, अपलोड फाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप कंप्यूटर में से जो आपका कंप्यूटर है उसमें जो फाइल्स पड़ी हुई हैं आप वहाँ से अपलोड करेंगे। मिनिमम जो फाइल साइज़ होना जो 300 MB होना चाहिए। मीडिया लाइब्रेरी, अगर आपने मेरी प्रैक्टिस सेट 1 देखा हुआ तो उसमें मैंने मीडिया लाइब्रेरी के बारे में बताया हुआ है और इस वीडियो में भी, इस सेट में भी बताऊंगा। तो मीडिया लाइब्रेरी ये होती है, जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करने लग जाते हो तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पिक्चर, ऑडियो जितने भी होते हैं वो वेबसाइट के, सॉरी वर्डप्रेस के मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी रख देते हैं। तब आपको बार बार अपने कंप्यूटर में, अपने PC में जाकर उनको फाइल को लाना नहीं होता। ठीक है, जब आप पिक्चर अपलोड करने लगते हो, यहाँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, ये SEO में बहुत ज़रूरी होता है। टाइटल होता है, यहाँ इमेज का टाइटल भी वही रखते हैं जो जिसके रिलेटेड आपकी पोस्ट होती है, ये भी SEO में बहुत काम आती है। कैप्शन, डिस्क्रिप्शन आप भी उसी के रेलेवेंट देते हैं। ठीक है, अभी हम फीचर इमेज सेट कर देते हैं
और एक्सपर्ट इसमें क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि मैंने ये एक सिंगल पोस्ट ओपन की हुई है। अब मैं ब्लॉग पे जाता हूँ ना, जितने भी आपकी पोस्ट होती है ना वो ब्लॉग में होती हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होती है ना पूरी ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, उसमें सिर्फ वो पोस्ट ही करते हैं, पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर ब्लॉग का एक पेज बना देते हैं। जैसे ये देखिए, इन्होंने बेसिकली जो बनाई होगी वो किसी खास पर्पस के लिए बनाई है। आई थिंक जो अपने प्रोडक्ट हैं वो सेल करने के लिए, वो बेचने के लिए इन्होंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। और उनकी डॉक्यूमेंटेशन आगे उन्होंने दी हुई है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक ब्लॉग का भी पेज बनाया हुआ है जिसके अंदर वो डेली बेस के ऊपर पोस्ट करते हैं। तो कुछ लोग तो सिर्फ टोटली ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, जो कि पर्पस भी उनका यही होता है कि उसके अंदर से उन्हें पोस्ट करनी होती हैं, जो ट्रेंडिंग पोस्ट होती हैं, जो भी उनके रेलेवेंट के फील्ड के रिलेटेड पोस्ट होती हैं वो करते हैं। और कुछ लोग वेबसाइट बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी इंट्रोडक्शन के लिए, अपने सेल्फ के लिए, लेकिन उसके अंदर एक पेज बना देते हैं ब्लॉग का, और उसके अंदर वो सारी जो है ना वो पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं। अब जैसे देखिए ब्लॉग का मैंने पोस्ट ओपन किया है, पेज ओपन किया है, तो इसके अंदर जितने भी पोस्ट थी वो आपको नज़र आ रही हैं, जितनी भी पोस्ट हैं। अब हर एक पोस्ट का आप देखें तो यहाँ एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा आ रहा है। ये टेक्स्ट ही जो है वो आपको यहाँ पुट करना होता है। मीन के वो चीज़ जो आप दिखाना चाह रहे हैं, मगर लेकिन आप मेरी बात समझें। अब जैसे मैं इस पोस्ट को ओपन करूँ ना, तो इसके अंदर जितनी डिटेल होगी वो मुझे नज़र आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इस छोटे से टेक्स्ट से मुझे पता लग रहा है कि इस पोस्ट के अंदर बेसिकली है क्या, किस किस्म की इंफॉर्मेशन मुझे इस पोस्ट के अंदर मिलेगी। सेम आप एक थोड़ा सा टाइटल जो होता है 2 लाइनों का, वो आप यहाँ देते हैं ताकि यूज़र जो है वो पोस्ट अपलोड करने पोस्ट देखने से पहले ही वो समझ जाए कि इस पोस्ट के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से इतना सा टेक्स्ट जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक टेक्स्ट होता है जो आपको देना होता है। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हम इसके लिए इतना ही टेक्स्ट दे देते हैं, पेस्ट। ओके, यहाँ ऑप्शन है अलाउ कमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट पे लोग कमेंट्स करें, जैसे कि इन्होंने भी अलाउ किया होगा। मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ तो इन्होंने भी नीचे अलाउ किया होगा कमेंट्स को। ये देखिए लीव आ रिप्लाई, तो यहाँ आप कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, अपने नेम, ईमेल और वेबसाइट्स को कनेक्ट करके आप यहाँ कमेंट दे सकते हैं। इन्होंने भी यूज़र के लिए चीज़ दी हुई है कि आप इस पोस्ट के हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ भी अगर आप अलाउ करना चाहें तो आप अलाउ कर दें, नहीं अलाउ करना चाहें तो नहीं अलाउ कर दें, ठीक है। ओके, अगर आप ड्राफ्ट में सेव करना चाह रहे हैं आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। आप अगर पब्लिश करना चाह रहे हैं तो यहाँ सिंपली आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और अगेन पब्लिश पे क्लिक करना है। अब हमारी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो चुकी है। अगर आपने न्यू पोस्ट बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर अपनी पोस्ट का आपने प्रीव्यू लेना है, उसको देखना है वो कैसे वेबसाइट के ऊपर नज़र आ रही है, तो आप व्यू पोस्ट पे जाके क्लिक करें और ये आप देख सकते हैं हमारी पोस्ट जो है वो मेरी वेबसाइट पे नज़र आ गई है। अब हम नेक्स्ट जो है वो कैटेगरीज़ को सीखेंगे, कैसे कैटेगरीज़ बनाई जाती हैं पोस्ट के अंदर। कैटेगरीज़ भी आपने क्लिक करना है और यहाँ आप कैटेगरीज़ भी बना सकते हैं और उनकी सब कैटेगरीज़ भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक्सपोर्ट एक कैटेगरी हो सकती है, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये इसकी सब कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह हम अगर आप ई कॉमर्स स्टोर देखते हैं, अमेज़ोन हो गया, alibaba.com हो गया, तो उसमें एक मैन की कैटेगरी होती है या वुमेन की कैटेगरी होती है। तो उसके रिलेटेड उनकी जो प्रोडक्ट होती है, शूज़, क्लोथ्स, जो उनकी प्रोडक्ट होती है उनके रेलेवेंट, वो फिर उनकी वो सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी बना लेता हूँ स्पोर्ट की, ठीक है।
ये मैं स्पोर्ट की कैटेगरी बनाई है। स्लग जो होता है ये आप चाहे ना भी दें तो जो कैटेगरी का नाम होता है उसी को वो लोअर केस में लिख देता है, ठीक है। स्लग आपको वो यहाँ यूआरएल में शो होता है। अभी अगर आप देखें यूआरएल हमारा बड़ा सा अजीब सा है, हम वो इसी वीडियो में परमानेंट में जाकर हम उसको सेटिंग करेंगे, ठीक है। ओके, पेरेंट कैटेगरीज आप यहाँ चूज करते हैं। जिस भी कैटेगरी को आपने सब कैटेगरी बनाना होता है उसके लिए पेरेंट कैटेगरी चुनना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो कैटेगरी की है वो डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ती है, ठीक है, ये भी बहुत लाजमी है। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इफ़ेक्टिव होती है कि जब भी आप कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो आप उसमें ऐसी डिस्क्रिप्शन देते हैं जो कि सर्च इंजन में आए, जो कि एसईओ फ्रेंडली हो, ठीक है। सिंपली हम अभी फ़िलहाल के लिए ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ एक कैटेगरी बन जाएगी स्पोर्ट के नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ इस स्पोर्ट कैटेगरी की सब कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ ए क्रिकेट की कैटेगरी, ठीक है, और जो क्रिकेट की कैटेगरी है वो इस कैटेगरी में आए उसके लिए आपको पेरेंट कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स सेलेक्ट करनी होगी, और ये चाइल्ड हो जाएगी और ये स्पोर्ट जो है वो इसकी पेरेंट कैटेगरी बन जाएगी। और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखें साथ एक स्लैश या आ जाएगा माइनस टाइप का, ये हमें शो करवाएगा कि ये जो है ये स्पोर्ट की कैटेगरी है। यहाँ आपको एक कैटेगरी नज़र आ रही होगी अनकैटेगराइज्ड। इसका मतलब ये जो है ना ये वर्डप्रेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही बना कर दे देता है, ठीक है। आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट कैसे करेंगे इसको मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। सेटिंग में आप जाकर इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह डिलीट होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। अभी लेकिन आप क्रिकेट वाली जो कैटेगरी है सब कैटेगरी इसको आप डिलीट कर सकते हैं, स्पोर्ट कैटेगरी को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अनकैटेगराइज्ड को आप डिलीट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसी तरह आप मज़ीद सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं हॉकी की बना लेता हूँ और इस बार भी मैं स्पोर्ट ही सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, आप आगे क्रिकेट की भी मज़ीद सब कैटेगरीज बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे क्रिकेट की बनानी है तो मैं क्रिकेट को पहले रख लूँगा, तो उसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। अब आप देखें यहाँ आपको 2 माइनस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब स्पोर्ट की कैटेगरी जो है वो क्रिकेट है और क्रिकेट की जो सब कैटेगरी है वो हॉकी है। तो इस तरह आप कैटेगरी की सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के भी आगे सब कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कैसे हमने कैटेगरी बनानी है और उसकी सब कैटेगरीज कैसे बनानी है, और अब कैटेगरीज डिफाइन कैसे करनी है एक पोस्ट को। अब लेट्स सपोज हमने जो पोस्ट बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी पोस्ट थी, इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ हमने एक टैग इसको दे दिया था बेस्ट रोड मैप और वर्डप्रेस, और मैंने आपको बताया था टैग जो होते हैं ये लेने पड़ते हैं, ये सर्च इंजन में आते हैं। जब कोई यूज़र इस तरह का टैग सर्च करेगा तो आपकी जो पोस्ट हो सकेगी वो में भी हो सके रैंक करे। तो टैग आपने ऐसे देने होते हैं जो कि बहुत यूज़फुल हों और एसईओ फ्रेंडली हों, ठीक है। यहाँ एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कैटेगरी का। पहले जब हम इस पर क्लिक की थी तो हमारे पास सिर्फ अनकैटेगराइज आई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है जो कि वर्डप्रेस हमें जनरेट कर देता है। अब यहाँ से आप स्पोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिकेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको अनचेक भी कर देते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज आप किसी एक पोस्ट को दे सकते हैं। आप हॉकी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये सिर्फ स्पोर्ट की कैटेगरी में आए तो आप स्पोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने एक स्पोर्ट की कैटेगरी बनाई हुई है लेकिन उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की न्यूज़ जो है पोस्ट जो है वो अपलोड करते हो, जैसे कि आप क्रिकेट की भी पोस्ट अपलोड कर रहे हो, आप हॉकी के बारे में भी पोस्ट लिख रहे हो, उसके बारे में भी आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा आप फुटबॉल के बारे में लिख रहे हो। इस तरह फिर आप क्या करेंगे, स्पोर्ट के अंदर 3 कैटेगरीज बना लेंगे, क्रिकेट की, हॉकी की, फुटबॉल की। जब आपने पोस्ट अपलोड करनी होगी क्रिकेट की तो आपने स्पोर्ट और क्रिकेट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, ताकि कोई स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करे तब भी उसे
वो क्रिकेट की न्यूज़ नज़र आए, क्रिकेट की जो स्पोर्ट जो भी आपने आर्टिकल लिखा है वो उसे नज़र आए। अगर वो स्पोर्ट के बाद क्रिकेट वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करे तब भी उसे वही पोस्ट नज़र आए जो आपने उस क्रिकेट के रेलेवेंट जो भी आपने आर्टिकल या जो भी पोस्ट अपलोड की है वो उसको नज़र आए। ठीक है, तो इस तरह हम कैटेगरी असाइन करते हैं किसी भी पोस्ट को। तो यहाँ से कैटेगरी असाइन करके इसको हम अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। दोबारा हम वापस डैशबोर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो ऑप्शन है वो टैग का। देखिए यहाँ हमने 3 किस्म के टैग दिए थे, फिर हमने 2 टैग जो है वो डिलीट कर दिए थे, फिर हमने एक ही टैग रखा था। तो जितने भी हमने टैग दिए थे वो यहाँ शो हो रहे हैं। मैं कैटेगरी में वापस आता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं एक और चीज़ आपको दिखानी थी कि इसमें 1 शो हो रहा है और इसमें 1 शो हो रहा है जबकि इसमें 0 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें इस कैटेगरी को एक पोस्ट असाइन की हुई है, इस कैटेगरी को भी एक पोस्ट असाइन की हुई है। जितने नंबर ऑफ पोस्ट आप जिस कैटेगरी को असाइन करते हैं वो आपको यहाँ काउंट में शो हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह टैग में भी आप देखें हमने उस पोस्ट को जो टैग असाइन किया हुआ है वो है बेस्ट रोड मैप ऑफ वर्डप्रेस डिज़ाइनर, तो वो काउंट में आपको 1 वैल्यू शो करवा रहा है। अब ये भी टैग हमने वहाँ उस वक्त लिखे थे लेकिन हमने उसको ये असाइन नहीं किया, हमने उनको डिलीट कर दिया था, लेकिन ये ऐड हो गया है बट ये हमें शो करवा रहा है कि इसको कोई भी पोस्ट जो है वो असाइन नहीं की गई। आप यहाँ से और भी टैग बना सकते हैं और पोस्ट पे जाकर उन टैग्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टैग कैसे सिलेक्ट करने हैं वो भी आपको मैंने पिछली बता दिया था जब हम पोस्ट वगैरह डिज़ाइन कर रहे तो हम वहाँ अपने टैग कैसे सिलेक्ट करें। जिस तरह अभी हमने कैटेगरी सिलेक्ट की है इसी तरह जब टैग पे क्लिक करेंगे तो सारे टैग आपके सामने आ जाएंगे, आप वहाँ से कोई भी टैग चूज़ करके लगा सकते हैं। ठीक है, मीडिया में आते हैं। मीडिया की मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था अपने प्रैक्टिस सेट 1 में, फिर मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इस हवाले से। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने शुरू करते हैं स्टार्ट करना तो हम क्या करते हैं हमें बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, और जो कि हमारे कंप्यूटर में सेव होते हैं। अब जब हमें किसी जगह इमेज लगानी होती है तो हमें कंप्यूटर में जाकर वो इमेज लानी होती है, यानी अपने उस फोल्डर में जाकर वो इमेज हमें लानी होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं जितने भी इमेजेस होती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, आइकन्स, ऑडियो, वीडियो, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो उस वेबसाइट में यूज़ होती हैं वो हम पहले से मीडिया लाइब्रेरी में रख देते हैं। इससे यही फ़ायदा होता है कि हमें बार बार उस फोल्डर में जाना नहीं पड़ता। ठीक है, आपने अगर कोई फोल्डर जिसके अंदर वो सारी इमेजेस हैं, ऑडियोज़ हैं वो लाना है तो आप ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करें और यहाँ उस फोल्डर को ड्रैग करके या सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके उस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ लेके आ सकते हैं। और मिनिमम जो फाइल साइज़ होना चाहिए उस फोल्डर का वो 300 MB होना चाहिए। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट किस्म के पेजेस होते हैं, जैसे कि होम का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है और कॉन्ट्रैक्ट अस का पेज होता है, अकाउंट का पेज होता है। तो अब जो पेज होता है वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट का पेज है वो इसलिए बनाया गया कि यूज़र वहाँ अपनी प्रोफाइल वगैरह एडिट कर सके, अपनी प्रोफाइल वगैरह देख सके। अब एक पेज बनाया जाता है कॉन्टैक्ट अस का, उसमें कंपनी जो अपनी पूरी डिटेल देती है कि अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये हमारी जीमेल है, ये हमारी लोकेशन है और एक्स्ट्रा सारी चीज़ें आपको जो है वो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह लेकिन अगर आप पेज पे क्लिक करें, ये 2 पेज जो है ना ये आपको वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट बना के देती है, सिंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी। हर एक वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना बहुत लाजमी होता है। ठीक है, हर एक वेबसाइट लाजमी एक पेज बना के रखती है। अगर मैं सिंपल पेज पे क्लिक करूं एडिट पे, या आप यहाँ से न्यू भी बना सकते हैं, हम न्यू पेज ले लेते हैं, ऐड न्यू पेज पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देखें आपको तकरीबन जो एडिटिंग का इंटरफेस था जो आपको पोस्ट में नज़र आया था सेम उसी तरह ही आपको नज़र आ रहा है, विजिबिलिटी, पब्लिश और बाकी चीज़ें। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपने पेज का जो है वो नाम देना होता है। मैं हम 3-4 पेज यूज़ कर लेते हैं जो कि हम नेविगेशन बार में यूज़ करेंगे।
ठीक है, होम का पेज एक बना लेते हैं, इसको पब्लिश कर देता हूँ। ऐड न्यू पे जाते हैं, अबाउट अस का एक पेज बना लेते हैं। अकाउंट का एक पेज बना लेते हैं। और एक ब्लॉग का पेज बना लेते हैं। बेसिकली जो ब्लॉग का पेज होता है वो पोस्ट अपलोड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हर वेबसाइट अपने एक स्पेसिफिक पेज बनाती है ब्लॉग के नाम से, उसमें वो जो भी पोस्ट अपलोड करती है वो ब्लॉग के पेज में अपलोड करती है। ओके, बाकी सारी सेटिंग मैंने आपको पोस्ट वाली जो है जब हमने पोस्ट डिज़ाइन की थी उसमें जो भी सेटिंग थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। विजिबिलिटी, पब्लिश डेट, टेम्पलेट्स का ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर दिया। अगर आप इसमें अलाउ करना चाहते हैं कि कमेंट्स वगैरह लोग कर सकते हैं पेज में, तो आप उसको अलाउ करते हैं, लेकिन अक्सर पेजेस में कमेंट्स नहीं अलाउ होते हैं, पोस्ट वगैरह में ही कमेंट जो है वो अलाउ होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट हमने अभी नहीं बनाया, तो एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं है। फीचर इमेज हम नहीं लगाना चाहते, और फीचर इमेज वो होती हैं जो नज़र आती है फ्रंट पे। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ से अपनी साइट दिखाता हूँ, आपको मैंने बताता हूँ फीचर इमेज क्या होता है। इस हम पोस्ट को ओपन करते हैं, ये फीचर इमेज होती है। ठीक है, ये वाली जो हमने पोस्ट के ऊपर लगाई है, तो ये अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन हम पेजेस पे लगाएंगे नहीं। हम पेज जो है वो अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करते हैं थीम के थ्रू, या हम पेज बिल्डर को यूज़ करते हैं जैसे कि एलिमेंटोर, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह सीखेंगे। ओके, पेजेस के बाद ये हमने सारे पेजेस बना लिए हैं। अब हम कमेंट्स में आते हैं। यहाँ जितने भी कमेंट्स आए हुए होते हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे, और आप उनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से पेंडिंग में भी डाल सकते हैं। सब जो भी पेंडिंग के होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे, जो अप्रूव कर दिए होंगे आपने वो यहाँ, जो स्पैम के होंगे वो आपको यहाँ कमेंट शो हो जाएंगे। जितने भी यूज़र कमेंट्स वगैरह करेंगे वो जो है वो यहाँ आप शो हो जाएंगे, आप उनको हैंडल वगैरह कर सकते हैं। अपीयरेंस में जो सबसे पहले आती है चीज़ वो थीम आती है। ठीक है जी, ओके, मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था थीम के बारे में। थीम बेसिकली लेआउट होते हैं जो कि आपके वेबसाइट को डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये जो आपको 3 थीम नज़र आ रही हैं बहुत ही बेसिक्स थीम है। ठीक है, ये वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट थीम होते हैं। हम यहाँ से एक थीम सर्च कर लेते हैं जो कि हम ब्लॉग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे यहाँ थीम मिलेंगे, और याद रखें वर्डप्रेस जो है वो बगैर इंटरनेट के चल जाता है, लेकिन जब आपको थीम और प्लगइन्स डाउनलोड करने होते हैं तो आपको इंटरनेट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पॉपुलर थीम आपको मिलेंगे हेलो एलिमेंटर, ये एलिमेंटोर के साथ जो कि एक पेज बिल्डर है उसके साथ बहुत कंपेटिबल है। एस्ट्रा बहुत पॉपुलर एक थीम है, ये बिज़नेस के लिए हम यूज़ करते हैं, बिज़नेस पर्पस के लिए जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। ओशियन WP ये भी बहुत पॉपुलर है, ये आप ब्लॉग के लिए या ई-कॉमर्स के लिए काफ़ी हद तक ये यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ना टफ़ है, इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे हर एक थीम के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएं ताकि आपको थीम के थ्रू भी वेबसाइट डिज़ाइन करना मैं सिखा सकूं। ठीक है, और बाकी वैसे भी मैंने खुद भी इस चीज़ों के ऊपर मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। देखें एलिमेंटोर जो है वो पेज बिल्डर है, अगर आपको एलिमेंटोर सीखना आ जाए तो आप हर किस्म की जो है वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंटोर के आपको पेड वर्जन भी मिलता है, फ्री वर्जन भी मिलता है, और पेड वर्जन में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलती हैं जो कि आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलते। तो बाद दफ़ा आपको वेबसाइट बनानी होती है तो उसके लिए फिर अगर आपके पास एलिमेंटोर का नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बिगिनर हैं तो फिर हम थीम के थ्रू जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो थीम को भी सीखना बहुत लाजमी है
पेज बिल्डर को भी सीखना बहुत लाजमी है। ये थीम है, कुछ ये फ्री वर्जन भी हैं, कुछ फ्री भी हैं और साथ उनके पेड भी हैं। जैसे कि अस्ट्रा जो है इसका फ्री वर्जन भी मौजूद है, लेकिन आपको अगर इसकी मज़ीद फंक्शनैलिटी चाहिए, मज़ीद ऑप्शन जो एडवांस ऑप्शन चाहिए, तो आपको इसका पेड वर्जन बाय करना होगा। ठीक है, अभी हम जो यूज़ करेंगे जनरेट प्रेस, ये ब्लॉगिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये सारे पॉपुलर हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं किसी भी थीम को, ठीक है, जो आप यूज़ करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम जनरेट प्रेस पे क्लिक कर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से आप उस थीम का प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि वो आपको प्रीव्यू कैसे देगा। रेटिंग वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर उसकी रेटिंग अच्छी है तो आप तब किसी भी थीम को यूज़ किया करें। ठीक है, अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है तो आप चाहे उसको ना यूज़ करें, अच्छी रेटिंग वाले जो थीम है उनको यूज़ किया करें। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको ये थीम पे आप क्लिक करें, आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। हम यहीं से एक्टिव कर लेते हैं। ओके, अब देखें कि अपीयरेंस में हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, थीम और थीम फाइल एडिटर। आई थिंक उस वक्त सिर्फ एडिटर आ रहा था, मैंने गौर नहीं किया। लेकिन अब देखें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अब बताया था, ये जो तीन आपको थीम नज़र आते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनकी स्टाइलिंग भी बहुत सिंपल होती है। अब अगर मैं अपनी जो पोस्ट थी वो देखना चाहूँ कि अब वो कैसे नज़र आ रही है, तो अभी आपको देखें थोड़ा सा आपको लेआउट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉपर एक नेव बार बनी हुई है, उसके अंदर हमारे मेन्यूज़ के ऑप्शंस हैं, सिंपल पेज, मेन्यू, होम। हम इसको भी एडजस्ट करना सीखेंगे, हम इनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ लोगो है। और अभी आप देखें जो पोस्ट की लुकिंग है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल नज़र आ रही है, थोड़ी बेस्ट लग रही है देखने के लिए। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो अभी काफ़ी हद तक जो है ये कमेंट का जो बॉक्स था वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, थीम जो होता है वो वेबसाइट की लेआउट को डिफ़ाइन करता है। अभी मैं आपको ये वाला थीम जो है ना वो एक्टिव करके दिखा दूँ ताकि आप समझ सकें बेसिकली थीम है क्या, थीम का काम क्या है। तो लाजमी आपने दो थीम अपने यहाँ रखने होते हैं ताकि बाद दफ़ा अगर एक थीम में एरर आ जाए तो आप दूसरे में शिफ्ट हो जाएं। अभी ये थीम एक्टिव हो गया है 2024। अब जाके हम इसको रिलोड करके लेआउट देखते हैं। आई थिंक यहाँ से मैं विजिट करता हूँ साइट, वो एक्टिव नहीं हुआ। आई थिंक दोबारा जाके उसको एक्टिव करते हैं। ओके, अब एक्टिव हो गया। अब जाके इसको रिलोड करते हैं तो आप देखें तकरीबन जो भी सारी स्टाइलिंग लगी हुई थी जेनेटिक प्रेस की वजह से वो सारी की सारी स्टाइलिंग ख़त्म हो गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लोगो पे क्लिक करूँ तो ये देखें, ये हमारे पेजेस जो हमने बनाए थे। और अगेन हम इसको क्योंकि हमने अभी यही यूज़ करना है तो हम जनरेट प्रेस को ही एक्टिव करते हैं। और देखें काफ़ी प्यारी जो है वो स्टाइलिंग है इसकी जनरेट प्रेस की। इसमें यहाँ साइड बार भी आ रही है, साइड बार में जो लेटेस्ट हमने पोस्ट किया वो उसका जो टाइटल है वो शो हो रहा है, सर्च बार भी शो हो रही है, कमेंट्स वो शो कर रहा है, कोई कमेंट नहीं है। यहाँ कैटेगरीज शो हो रही हैं, टैग्स शो हो रही हैं। अगर आप यहीं से कमेंट करना चाहते हैं यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी लुकिंग आ रही है। ठीक है, ओके, अब हम थीम को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। कंप्लीट वीडियो तो मैंने आपको बताया ना, हम हर एक थीम के ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। जब मैं इस चीज़ की खुद प्रैक्टिस करूँगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा इस चीज़ की। ठीक है,
तो अभी आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं थीम से अपनी वेबसाइट। देखिए साइट आइडेंटिटी पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है वो साइट का टाइटल है। आप यहाँ साइट का टाइटल यहाँ से अगर हम मूव करके बैक स्पेस के थ्रू आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं शॉप लिख देता हूँ तो शॉप आ जाएगा। तो हम अभी क्योंकि एमजिच हमारी वेबसाइट का नाम है तो हम एमजिच ही रखते हैं। टैग लाइन आप देख सकते हैं, अक्सर आप देखा होगा स्टोर के नीचे टैग लाइन होती है ये आप यहाँ आप देखें जैसे भी जो यूआरएल में जो वेबसाइट का नाम है एमजिच उसके साथ एक टैग लाइन आ रही है, ठीक है। यू कैन बाय एवरीथिंग फॉर एग्जाम्पल हम एक टैग लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो यूआरएल में आपको शो होगी। ये एसईओ पर्पस के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होती है। आप यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक, हाइड करना चाहें। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे ना ये अनहाइड सॉरी हो जाएगी अनहाइड, फिर आपको ये लोगो के नीचे नज़र आएगी, मतलब जो टाइटल का नाम है ना उसके नीचे नज़र आ जाएगी। अगर आप टाइटल लोगो भी अपलोड करना चाह रहे तो आप यहाँ स्लाइड लोगो पे क्लिक करें। यहाँ से आप जो आपने लोगो बनाया हुआ है अपलोड फाइल में से, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप कंप्यूटर में से वो लोगो लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप मीडिया लाइब्रेरी में, जैसे कि मैंने भी बताया, अगर आपने मीडिया लाइब्रेरी में लोगो रखा हुआ है तो आपको कंप्यूटर में जाकर वो फाइल लाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से उसको अपलोड कर सकते हैं। और लोगों का साइज़ आप पढ़ लीजिए 350 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए और 70 पिक्सल इसकी उस लोगों की हाइट होनी चाहिए, जो कि परफेक्ट होगा इस वेबसाइट पे शो होने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं हाइट का देता हूँ टैग लाइन। अगर आपने ये जो साइट टाइटल है ये भी हाइड करना है तो इस पर क्लिक करें, ये भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। और सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करके आप लोगो भी पुट कर सकते हैं। और यहाँ अगर सिलेक्ट साइड आइकन, मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है फेव आइकन से बोला जाता है। जैसे कि ये देखें यूट्यूब का भी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अगर आपने ये आइकन शो करवाना है अपना एक स्पेसिफिक, अगर आपने लोगो बना के रखा हुआ है फेव आइकन, तो आप यहाँ उसके थ्रू भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम टाइटल को अनहाइड कर देते हैं, बाकी हम रखते हैं। पब्लिश पे क्लिक करते हैं। ओके, लेआउट में हम आते हैं। यहाँ हेडर्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, नीचे फुटर बना हुआ है, फुटर को लेआउट कर सकते हैं, साइड बार को लेआउट कर सकते हैं, प्राइमरी नेविगेशंस को आप मतलब उसको भी एडिट कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बोला है एक डेडिकेटेड अलग सी वीडियो आएगी जिसमें तकरीबन हम तमाम सेटिंग्स को देखेंगे। अगर अभी मैं आपको ये पढ़ाने शुरू कर दूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कलर्स में आते हैं। ये कुछ जो इस थीम ने कलर डिफाइन किए हुए हैं, आप अलग अलग कलर रख सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं साइड का कलर जो है वो देखें, साइड टाइटल का कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। इसी तरह प्राइमरी नेविगेशन इसको कहते हैं। तो अगर आप यहाँ से उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 कलर आपको नज़र आ रहे हैं। एक कलर जो आपको यहाँ शो होगा, ठीक है, और सेकंड कलर होता है हावर का। हावर जो होता है, जैसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर लिंक चीज़ के ऊपर लेके आते हैं अपना कर्सर, तो उस वक्त उसका कलर कौन सा हो। अभी लेट्स सपोज मैं अगर इसका कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है, मैं यहाँ से इसका कलर रेड कर लेता हूँ। अब आपको शो तो ब्लैक होगा। जैसे आप सेकंड कलर आपने अगर रेड किया ना, तो जैसे इसके ऊपर आप माउस लेके जाएंगे पॉइंटर, तो ये इसका कलर रेड हो जाएगा। और लास्ट पे होता है एक्टिव का मतलब होता है, जैसे कि अभी मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम वाले जो है मेरा ऑप्शन वो इस वक्त एक्टिव है, मतलब होम का पेज मेरा एक्टिव है। इसी तरह अगर मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो अकाउंट का मेरा जो पेज है वो एक्टिव है। जो पेज एक्टिव होगा उसको ब्लू कलर मिलेगा, जिस लिंक के ऊपर आप लेके जाएंगे अपना माउस उसका जो कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। और लेकिन अगर आप इस तरह देखेंगे वो आपको ब्लैक नजर आएंगे। तो इस तरह ये 3 कलर्स आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बटन्स के वगैरह भी आप कलर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखें
जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो हमेशा सबसे पहले आपने फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी होती है, फ़ॉन्ट के बाद उसके कलर्स की भी सेटिंग करनी होती है। आप एक मुकम्मल जो है वो 3 से 4 कलर की स्कीम रेडी करते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट पे 3-4 कलर यूज़ करूँगा। इसी तरह आप फ़ॉन्ट वगैरह भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि बॉडी के लिए ये यूज़ होगा, हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट यूज़ होगा। आप वो सारी चीज़ें रेडी करके उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं आप अपने बटन्स का भी कलर एडजस्ट कर लेते हैं कि बटन का कलर इस तरह होगा, अगर मैं उसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तब उसका कलर ये होगा, तो आप उस बटन्स को यहीं से कलर डिफाइन कर देते हैं। अभी देखें ये भी ग्रे कलर का हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जैसे मैं होवर करूँ तो ये ग्रीन कलर का हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए ये अब ग्रीन कलर का हो गया। तो इस तरह आपने पहले से ही अपनी जो कलर की स्कीम वो बना के रखनी होती है। अब जब भी मैं इस थीम के अंदर बटन्स को यूज़ करूँगा तो उसको ऑटोमेटिक यही कलर जो है वो असाइन हो जाएंगे। तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये फुटर बार और सारों के आपने यहाँ से कलर एडजस्ट करने होते हैं वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले। टाइपोग्राफी जैसे कि मैंने भी बताया है कि आप फ़ॉन्ट वगैरह भी 3-4 मुकम्मल एक सेट बना के रखते हैं कि फ़लाँ जगह मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है, टेक्स्ट में ये यूज़ करना है, पैराग्राफ में ये यूज़ करना है, उसके बाद हेडिंग में ये यूज़ करना है, फ़लाँ जगह ये हमने इस किस्म का फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो आपने ऐड फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने फ़ॉन्ट का नेम चूज़ करना होता है, जैसे कि आरियल। उसके अलावा आप यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट यूज़ होता है पॉपिन, ठीक है, ये बहुत यूज़फुल होता है वेबसाइट्स में, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप ऐड फ़ॉन्ट करें, आप सेकंड फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ओपन सेंस का लेता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ ये साल चेंज भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसको देखें तो हमने पॉपन्स भी ऐड कर ली है, ओपन सेंस भी फ़ॉन्ट एक होता है उसको भी हमने ऐड कर लिया। इसी तरह जो आपको फ़ॉन्ट ज़रूर होते हैं वो आप यहाँ उसको सेलेक्ट करके रख लेते हैं, वही फिर उसी किस्म के फ़ॉन्ट आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते हैं। ऐड टाइपोग्राफी में हम आते हैं तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ यहाँ साइट टाइटल पे सिलेक्ट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि साइट टाइटल जो है उसकी फ़ॉन्ट वेट कितना हो, वो कितना बोल्ड हो, उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल इटैलिक हो, कौन सा हो, उसकी डायरेक्शन कौन सी, उसके नीचे अंडरलाइन लगनी चाहिए नहीं चाहिए, उसकी वो अपर केस में हो, लोअर केस में हो, ठीक है। ये आप यहाँ से उसकी टाइपोग्राफी सेलेक्ट करते हैं, उसे कौन सा फ़ॉन्ट लगना चाहिए। मैं चाहता हूँ उसको पॉपिन लगे, उसको पॉपिन जो है वो फ़ॉन्ट लग जाएगा। अगर आप देखें ये साइट टाइटल जो है ये चेंज हो गया इसका फ़ॉन्ट, जैसे मैंने चेंज किया। अभी मैं ओपन सेंस रखता हूँ तो अभी देखिएगा इसका फ़ॉन्ट। और इस तरह आप यहाँ से पॉपिन रखेंगे तो उस पे ऊपर पॉपिन का फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। कितना उसको बोल्ड करना है, ठीक है, यहाँ से उसका स्टाइल इटैलिक रखना है, किस तरह आप उसको रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ से उसकी टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में आप लाइन हाइट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेटर के दरमियान स्पेस सेट कर सकते हैं। ये आप सारी चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बॉडी के लिए कुछ फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है तो आपने यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट करना है तो बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। अगर साइड डिस्क्रिप्शन के लिए कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसकी टाइपोग्राफी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपको तकरीबन सारी सेटिंग दी हुई है कि जितनी भी आप हेडिंग्स अपलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर आप कौन सा फ़ॉन्ट लगे। हेडिंग्स मीन्स ये अकाउंट की हेडिंग होगी, ये रिसेंट पोस्ट की हेडिंग होगी, तो इस तरह ये हेडिंग्स वगैरह हम अपलोड करते हैं। तो आप सेपरेट भी लगा सकते हैं कि 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। जो सबसे पहले हेडिंग होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो सबसे लीड्स जो होती है हेडिंग 6 उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है। तो आप ऑल हेडिंग पे क्लिक करें, एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, उसकी टाइपोग्राफी सेलेक्ट करें कि उसको कितना वेट और कितना बोल्ड, कौन सा इटैलिक लगाना है, अंडरलाइन लगाना आप अपने लिहाज से फिर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डिलीट करना हो जो आपने ऐड की हुई हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके उस ओके पर क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। पब्लिश पे क्लिक करते हैं और इसी तरह की ये बाकी सेटिंग्स भी हैं, ठीक है। मेन्यूज़ की सेटिंग्स, यहाँ जितने भी आपके ये मेन्यू डिज़ाइन हुए हैं, मेमोरी लोकेशन आप देखें,
अभी हमने मेन्यू सॉरी बनाया नहीं है, हम मेन्यू बनाएंगे तो हम यहाँ अपनी मर्जी का मेन्यू लगा सकते हैं। अभी ये उसने मेन्यू लगाया ना, ये थीम ने वो यानी वर्डप्रेस से जो बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू बना हुआ तो वो लगाया हुआ है। हम मेन्यू बनाएंगे, होम को पहले लेके आएंगे, अबाउट अस को हम थर्ड नंबर पे लेके आएंगे, ब्लॉग को सेकंड पे और अकाउंट को लास्ट पे, और सिंपल जो पेज हम इसको ये इस मेन्यू से ख़त्म कर देंगे। हम इसके बाद मेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये था जी एक छोटा सा ओवरव्यू कि हम कैसे थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी भी सेटिंग्स हैं, ये लास्ट वाली समझा देता हूँ मैं। एडिशनल CSS देखें, क्योंकि वेब डेवलपिंग अगर आपको थोड़ा बना ली जाए तो उसके लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी होती हैं वेबसाइट बनाने के लिए, अगर आप कोडिंग के थ्रू बनाना चाहते हैं। अगर आप CSS का नॉलेज रखते हैं, CSS बेसिकली वेबसाइट में स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, तो आप यहाँ अपना डेटा जो है पुट करके यानी कोड लिख कर उसको मज़ीद वेबसाइट को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ज़रूर ये रेकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस जब आप सीख रहे हों तो पहले तो फोकस यही करें कि आप वर्डप्रेस को अच्छी तरह सीखें। जब आप इसको सीख चुके हों तो लाजमी आप CSS और HTML साथ सीखना शुरू करें, साथ जावास्क्रिप्ट भी सीखना शुरू करें, ताकि आप बाकियों से थोड़े से मुमताज़ हो जाएं। देखें, जब इंडस्ट्री में आप आएंगे तो बहुत सारे आपको वर्डप्रेस के जो एक्सपर्ट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन देखें वर्डप्रेस आपको एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी देता है। एक टाइम आता है आप वर्डप्रेस में मज़ीद कम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं डिज़ाइन कर सकते। ठीक है, अगर आप कम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो ना बहुत ज़्यादा, तो वो वर्डप्रेस शायद आपको ना बनाने दें, तो उसके लिए आपको फिर कोड लिखना पड़ता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड लिख कर आप फिर उस अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो ये अगर आपको साथ साथ आती है तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है वेब डिज़ाइनिंग में, वर्डप्रेस में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सब क्लियर कर दिया है, इसके लिए अलग से भी वीडियो आ जाएगी, तो इसकी भी टेंशन आप ना लें। विजेट में आते हैं। विजेट हम बेसिकली जैसे कि आप देखा था हमने वेबसाइट के ऊपर, ये एक मिनट एरर आ गया इसके ऊपर। जैसे कि साइड बार में अगर आपको दिखाऊं तो ये विजेट लगे हुए थे, यहाँ आप देखें तो ये साइड बार है। ठीक है, इसके अंदर ये सर्च का विजेट लगा हुआ है, ये रिसेंट पोस्ट का विजेट लगा हुआ है, ये रिसेंट कमेंट का विजेट लगा हुआ है। तो इस तरह आप यहाँ जो है विजेट लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ आपको तकरीबन नज़र आ रहा है कि ये सर्च बार का लगा हुआ है विजेट, और ये रिसेंट पोस्ट का और रिसेंट कमेंट्स का। तो ये विजेट जो है वो राइट साइड बार का, ये देखें बिल्कुल राइट साइड बार है। इसमें आप जितनी भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो आपको यहाँ शो होती जाएंगी। हम एक विजेट में आपको ऐड करके दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं मेन्यूज़ पे। अब हम मेन्यू जनरेट करेंगे। मेन्यू जनरेट करने से पहले सबसे पहले आपने मेन्यू का नाम देना होता है। अब क्योंकि ये हमारा प्राइमरी मेन्यू है तो हम इसको प्राइमरी मेन्यू ही लिख लेते हैं, और इसमें से सिंपल जो पेज है इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और सबसे पहले हम होम लेके आते हैं। होम के देखें दो पेज बन गए, एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बना देता है वर्डप्रेस, तो कस्टम लिंक वाला जो होम पेज है हम उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट बना देते हैं। ओके, मैंने कहा इस तरह ब्लॉग जो है वो सेकंड पे आएगा और अबाउट अस थर्ड पे, अकाउंट 4 पे। ठीक है, यहाँ पे आप पेजेस में आएंगे, जितने भी आपके पेजेस बने होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, होम का पेज, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट का, उसके बाद ब्लॉग का जो हमने यहाँ पेजेस बनाए थे वो सारे आपको यहाँ शो हो रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट भी जो हमने डिज़ाइन की थी, अगर आप वो पोस्ट जो है वो यहाँ नेविगेशन बार में देना चाहते हैं मेन्यूज़ में, तो आप यहाँ से उनको भी स्लाइड करके लेके आएंगे। स्लाइड कैसे करना है, सिंपल यहाँ क्लिक करना है और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है, तो वो यहाँ ऐड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप नेविगेशन लेबल चेंज कर सकते हैं। मीन कि अगर आप ये वहाँ दिखाना नहीं चाह रहे बेस्ट रोड मैप और वर्डप्रेस, आप वहाँ जस्ट ये दिखाना चाह रहे हैं कि वहाँ लिखा आए पोस्ट। ठीक है, जाएगा वो पोस्ट के ऊपर ही, जैसे कोई यूजर्स पे क्लिक करेगा वो उसी पोस्ट के ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर आप इतना बड़ा टाइटल नहीं दिखाना चाह रहे तो फिर आपने
इसको उसका लेबल चेंज कर देना है। वैसे भी जो है ना मेन्यू में पोस्ट दिखाई नहीं जाती, मैं जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। पोस्ट के लिए हमने अलग से एक जो है वो पेज बनाया हुआ है ब्लॉग, हम उसके अंदर पोस्ट को दिखाएंगे, ठीक है। कस्टम लिंक पे आते हैं। अब यहाँ कुछ कस्टम लिंक भी दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक का लिंक देकर उसको आप मेन्यू के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ फेसबुक का आपने लिंक देना है और यहाँ उसका लेबल देना है फेसबुक। तो आप जैसे यूज़र उस फेसबुक पे मेन्यू में क्लिक करेगा वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप हैश यूज़ करेंगे, तो वो सिर्फ क्लिक होगा, उससे यूज़र किधर मतलब जा नहीं पाएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ साइन अप, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट में ये चीज़ होती है, साइन अप करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। ऐड टू मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो आई थिंक ऐड नहीं हुआ, कस्टम लिंक में जाते हैं, ऐड नहीं हुआ ये, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, ये अब ऐड हो गया, ठीक है। लॉगिंग का हमने एक कस्टम लिंक बना लिया है और मैं इसको फिलहाल के लिए सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ आप कैटेगरीज है उनको भी शो करवा सकते हैं। जो होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं उनके अंदर कैटेगरीज बनी होती हैं, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, किड्स। तो वो कैटेगरीज वो आपको मेन्यू में इस तरह यहाँ शो करवा रहे होते हैं। यहाँ मैन लिखा होगा, यहाँ वुमेन लिखा होगा, यहाँ किड्स लिखा होगा। तो आप वुमेन पे क्लिक करके भी वुमेन की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकते हैं। मैंस पे क्लिक करेंगे उसके बारे में जितने प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के देता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये सारे जो हैं वो ब्लॉक के अंदर में आ जाए, तो आपने इसको हल्का सा तरह ड्रैग करना है तो ये इसका सब आइटम बन जाएगा। इसी तरह अकाउंट को भी इस तरह ड्रैग करना है, अकाउंट भी ब्लॉक का सब आइटम बन जाएगा। और इसी तरह आपने लॉगिंग को भी क्लिक करना है तो ये भी इसका सब आइटम बन जाएगा। सबसे पहले हम इस मेन्यू को थीम पे अपलोड कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको ये सारी सेटिंग बता दूंगा, ठीक है। इसको मैं वापस रखता हूँ। ओके, यहाँ शो करवा रहा है कि आप मेन्यू कहाँ शो करवाना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हमने ये मेन मेन्यू हमारा है तो हम इसको प्राइमरी मेन्यू ही कहेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे और सेव मेन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अगर आपने एक और मेन्यू बनाना हो आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करें, आप एक और मेन्यू भी बना सकते हैं। ओके, तो हमारा मेन्यू जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। नहीं तो अगर ये अपडेट ना हुआ होता तो आप कस्टम में जाएंगे ना, कस्टम में जाकर यहाँ मेन्यू की एक टैब है वहाँ क्लिक करें और मेन्यू लोकेशन पे क्लिक करें। आप यहाँ से जितने भी आपने मेन्यूज़ बनाएंगे वो आपको शो हो जाएंगे। आप अगर कोई और मेन्यू यहाँ दिखाना चाहते हैं आप उस मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये हमारा प्राइमरी मेन्यू था वो उसने ऑटोमेटिक अपलोड कर दिया है थीम ने उस हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। अब आप देखें पहले होम आ रहा है, फिर ब्लॉग आ रहा है, अबाउट अस का, अकाउंट का और लॉगिंग का पेज आ रहा है, ठीक है। अब लॉगिंग पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो इस पर जस्ट कुछ हो नहीं रहा क्योंकि ये एक कस्टम लिंक है, ठीक है। तो लॉगिंग के लिए हम फिर क्या करते हैं, एक लॉगिंग का पूरा पेज बनाते हैं जिसमें जो यूज़र होता है वो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह एंटर करता है, वो हम फिर इसके साथ लिंक कर देते हैं। फिर हमने वो नहीं बनाया तो हमने इसको कस्टम डिज़ाइन कर लिया है। तो अकाउंट के पेज पे हम जैसे क्लिक करेंगे अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा। अबाउट अस पे हम क्लिक करेंगे, अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा। इसको हमने भी डिज़ाइन तो नहीं किए लेकिन ये पेज जो है वो आपको शो हो जाएंगे। अब अगर देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना हो आपने तो मैं इसको हल्का सा ड्रैग करता हूँ तो ये ब्लॉक का सब आइटम बन जाएगा। इसी तरह मैं अकाउंट को क्लिक करता हूँ, अकाउंट भी ब्लॉक का सब आइटम बन जाएगा। और लॉगिंग को क्लिक करता हूँ, लॉगिंग भी ब्लॉक का सब आइटम बन जाएगा, ठीक है। अब सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से रिलोड करते हैं तो अब देखिए सिर्फ हमारे पास होम और ब्लॉग रह गए हैं। तो जैसे मैं ब्लॉग पे लेके जाऊँगा तो यहाँ अबाउट अस, अकाउंट और लॉगिंग इसके सब आइटम्स बन गए। तो इसी तरह के आपने लेआउट देखे होंगे ई कॉमर्स में या वेबसाइट में कि उनके अंदर मज़ीद बहुत कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, तो वो इसी तरह ही बनते हैं, ठीक है। आप चाहें
अब अकाउंट को लॉगिन को अकाउंट का भी सब आइटम बना सकते हैं। किसी तरह बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर होगा कि आपने अकाउंट को जो लॉगिन वाला होगा उसको मज़ीद थोड़ा सा और आगे करना है, तो ये अकाउंट का सब आइटम बन जाएगा और ये जो तीनों हैं वो ब्लॉक के सब आइटम बन जाएंगे। ठीक है, सेव मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं और रिलोड करते हैं। अकाउंट का देखें जो सब आइटम बन गया वो लॉगिंग बन गया। तो इस तरह आप सब आइटम्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इन सब को नॉर्मल ले आता हूँ जिस तरह था पहले। जेनेटिक प्रेस में जेनेटिक थीम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद थीम फाइल एडिटर में, इसको आई थिंक सेव नहीं किया हमने। ओके, थीम फाइल एडिटर में थीम के रिलेटेड जो होती है वो डिटेल होती है। इसमें वो तकरीबन सारा कोड होता है जो एक डेवलपर ने थीम बनाते वक्त लिखा होता है। जिस तरह थीम्स जो हैं वो वेबसाइट के लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। इस तरह प्लगइन्स जो होते हैं वो ऐसे फीचर्स ऐड करते हैं वर्डप्रेस में जो वर्डप्रेस के अंदर मौजूद नहीं होते। जैसा कि वर्डप्रेस का जो अपना एडिटर है गुटनबर्ग, उसमें एक ब्लॉक फार्म का ब्लॉक नहीं होता है, या कुछ ऐसे जो ब्लॉक जो गुटनबर्ग के अंदर नहीं होते। तो हम उन ब्लॉक्स को लाने के लिए, उन फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए हम प्लगइन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। जिस तरह थीम के पॉपुलर थीम थे, इसी तरह प्लगइन्स भी कुछ पॉपुलर्स होते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको बहुत सारे थीम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने फॉर्म का प्लगइन चाहिए तो हमने यहाँ फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्म के रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लगइन्स जो होते हैं वो वर्डप्रेस में उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए यूज़ होते हैं जो कि वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड नहीं देता। अब देखें यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह डिफरेंट किस्म के और भी फॉर्म्स हैं। तो यहाँ आप रेटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा फॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है। ये भी बहुत WP फॉर्म, बिल्कुल ये भी बहुत यूज़फुल फॉर्म है। हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो हम जब भी फॉर्म क्रिएट करना होगा, एक कस्टमाइज फॉर्म क्रिएट करना होगा, तो हम इस फॉर्म प्लगइन्स को यूज़ कर कर ही फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इस तरह हर फॉर्म की भी प्लगइन फाइल एडिटर होती है, जिस तरह एक थीम की होती है जो डेवलपर ने जिसमें अंदर कोड लिखा होता है। यूज़र पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ आप जिस तरह के भी यूज़र अपलोड करते हैं वो आपको यहाँ शो हो जाते हैं। यूज़र जो है वो एज अ सब्सक्राइबर भी हो सकता है। यूज़र आप एक एडिटर भी ऐड कर सकते हैं, एक एडमिन भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। जितने भी आप यूज़र ऐड करेंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मुझे यूज़र ऐड करना होगा तो ऐड न्यू यूज़र पे मुझे क्लिक करना होगा। यहाँ वहाँ उस यूज़र का नेम, उसकी ईमेल, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, वेबसाइट आप ऑप्शन होती है आप दे सकते हैं। पासवर्ड आप यहाँ जनरेट पे क्लिक करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं या खुद भी लिख सकते हैं। और यहाँ आप उसको रोल दे सकते हैं कि वो उसका रोल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह आप उनको कोई भी यहाँ से रोल दे सकते हैं। और याद रहे एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है वो बड़ा आपने ध्यान से देना है। किसी ऐसे पर्सन को देना है जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, क्योंकि बाद दफ़ा क्या होता है लोग किसी को एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल दे देते हैं तो वही बंदा उन्हें उनकी अपनी ही वेबसाइट से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। एडिटर जो होता है वो किसी भी पोस्ट को डिज़ाइन कर सकता है और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक स्पेसिफिक जो वर्क होता है जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ से उसको नेम वगैरह देकर आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस आल यूज़र पे आते हैं तो वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे जितने भी आपने यूज़र ऐड किए होंगे। आप भी इनको एडिट कर सकते हैं, इनको व्यू करके उनको देख सकते हैं। अगर जो डिलीट करने हो आपने उनको सेलेक्ट करना है
और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट भी हो जाएंगे। टूल्स में हम आते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट और देन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। हाँ देखिए, इंपोर्ट अगर आप एक वेबसाइट से किसी दूसरी एक वर्डप्रेस से किसी दूसरी वर्डप्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लॉगर जो है वो एक ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप अपना जो ब्लॉग की वो वेबसाइट है वो शिफ्ट करना चाहते हैं वर्डप्रेस में, तो आपको वहाँ से फिर डेटा लाने के लिए इस ब्लॉगर को जो है ना वो टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने एक वर्डप्रेस से जो वेबसाइट है दूसरे वर्डप्रेस की तरफ लेके आनी है तो आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको इंपोर्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। मैं अगर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आपने जो भी फाइल उस पुराने वर्डप्रेस में जो भी वेबसाइट की फ़ाइल होंगी वो आपने इंपोर्ट करके इस वर्डप्रेस में लेके आ सकते हैं। रन इंपोर्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक इंपोर्ट करने का फ़ाइल आपको ऑप्शन नज़र आएगा। ये यहाँ लिखा हुआ है चूज़ द फाइल। आपने वो फाइल चूज़ करनी है जिसके अंदर वो तमाम डेटा है पुराने वर्डप्रेस का, और यहाँ अपलोड कर देनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं ये जो वेबसाइट हमने डिज़ाइन की है ये मैं एक्सपोर्ट करके किसी दूसरे वर्डप्रेस में इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से पहले एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा। एक्सपोर्ट में आपसे बता सकते हैं कि आप पेजेस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पोस्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मीडिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप तीनों चीज़ें करना चाहते हैं तो आप ऑल कंटेंट पे क्लिक करें, यहाँ से डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल क्लिक करें, फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को फिर आपने दूसरी वर्डप्रेस में जाकर वर्डप्रेस इंस्टॉलर जो है उसको आपने इंपोर्टर है उसको इंस्टॉल कर लेना है, और रन इंपोर्टर पर क्लिक करके यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके वो फाइल आपने यहाँ ले आनी है। ठीक है, साइट हेल्प पे आते हैं। ये आपकी स्टेटस बता रहा होता है कि आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से आपकी वेबसाइट की जो हेल्थ है वो कैसी है, यानी जो आपने थीम प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं वो आपकी साइट के ऊपर प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट कर रहे। तो यहाँ से वो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो साइट हेल्थ है वो कैसा है। वो कह रहा है कि यहाँ से कुछ आई थिंक हमने प्लगइन्स वगैरह हाँ वो कह रहा है यू शुड रिमूव अनएक्टिव थीम्स, मतलब जो ये कह रहा है कि जो अनएक्टिव थीम्स है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना एक ही थीम एक्टिव होता है और मिनिमम आप 2 ही थीम रखें अपनी वर्डप्रेस में। ठीक है, तो वो कहते हैं जो आपने एक्टिव थीम नहीं किए उनको आप रिमूव कर दें। वो बता रहा है यूज साइट हैज़ 2 अनएक्टिव थीम। आप मिनिमम ऐसा करें कि 2 ही थीम रखें। इस वक्त जो है वो 4 थीम अवेलेबल है हमारे वर्डप्रेस में। वो कह रहा है कि आपके जो मिनिमम 2 थीम है वो अनएक्टिव हैं, वो उनको आप डिलीट कर दें। मैंने आपको बताया 2 आपने लाजमी रखने हैं, उसके बाद जितने भी होते हैं आपने उनको अनएक्टिव कर देना है। ठीक है, इससे ये होता है कि जो है जो साइट हेल्थ है वो बेहतर रहती है। ठीक है, तो इसके अलावा आप सिक्योरिटी के लिए प्लगइन्स वगैरह भी इंस्टॉल करके रखा करें, वो बेहतर होता है। सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में यहाँ सबसे पहले आपको साइट टाइटल नज़र आ रहा होगा, फिर टैग लाइन, ये मैं आपको कस्टम जब हम कर रहे थे थीम का तो आपको समझ आ गया था। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ HTTP नज़र आएगा और यहाँ भी HTTP नज़र आएगा, तो आपने यहाँ HTTPS कर देना। ये आपने S तब करना है जब आप लोकल WP में से SSL का जो सर्टिफिकेट है वो आपने एक्टिव किया हो। मेरी अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 देखी है तो मैंने आपको वहाँ एक सर्टिफिकेट एक्टिव करवाया था जिसका नाम SSL था। वो सर्टिफिकेट लाजमी आपने एक्टिव कर लेना है। उससे क्या होती है आपकी जो यहाँ वेबसाइट होती है वो सिक्योर नज़र आना शुरू हो जाती है। अगर वो आपने एक्टिव कर लिया है लेकिन फिर भी आपको वो यहाँ लिखा आएगा नॉट सिक्योर, उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है HTTP के साथ S दोनों तरफ लगाना होता है। ये लगाने के बाद आपने यहाँ से सेव चेंजिंग पे क्लिक करना होता है। सेव चेंज पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको एक बार अगेन जो है वो लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ जो स्टेटस है वो सिक्योर दिखाना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपने
एडमिन की जीमेल पुट करनी होती है। जीमेल आपने वो पुट करनी होती है जिसके ऊपर आपको जो यूज़र है अगर मेल भेजे तो आपको रिसीव हो, ठीक है। तो आपने वो जीमेल यहाँ पुट करनी होती है कि अगर वेबसाइट से कोई ईमेल आपकी तरफ भेज रहा है तो वो आपको आपको कोई मैसेज भेज रहा है तो आपको वो किस ईमेल के ऊपर शो, वो ईमेल आपने यहाँ पुट करनी होती है। मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर के हर एक बंदा लॉगिन कर सकता है वेबसाइट के ऊपर। अब जो न्यू लॉगिन करेगा उसको रोल आपने क्या देना है, उसको आपने रोल सब्सक्राइबर देना है, उसको आपने एडिटर और ऑथर का रोल नहीं देना, ये आपने खुद बनाने होते हैं। अगर आपको एक एडिटर चाहिए वेबसाइट के लिए तो आप उसको रोल दे सकते हैं, रोल दे सकते हैं यूज़र में जाकर। लेकिन अगर कोई नया बंदा रजिस्टर होता है तो उसको सब्सक्राइबर का ही रोल मिलना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज साइट कौन सी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। टाइम जोन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आप टाइम जोन किस तरह का देखना चाह रहे हैं। उसके बाद टाइम फॉर्मेट भी आप यहाँ से उसको सेट वगैरह कर सकते हैं, आप किस फॉर्मेट में टाइम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और वीक स्टार्ट ऑन मंडे, हम इसको मंडे ही रहने देते हैं। तो आपने सेव चेंजिंग में क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है राइटिंग का। राइटिंग में हम देख सकते हैं यहाँ जो है वो, अच्छा यहाँ पोस्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। अच्छा यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम अनकैटेगराइज एक कैटेगरी थी, हम उसको डिलीट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं डिलीट कर पा रहे थे, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट हुई थी। जो कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट हुई होगी वो आप वहाँ डिलीट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से स्पोर्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव चेंजिंग पे क्लिक करता हूँ तो अभी मैं जाता हूँ कैटेगरीज में और आप देख सकेगा अब इस कैटेगरी को जो कि हमसे पहले डिलीट नहीं हो रही थी वो उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन स्पोर्ट वाली कैटेगरी को मैं डिलीट नहीं कर सकता। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरह आप जो अनकैटेगराइज जो कैटेगरी है उसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट फॉर्मेट आपने इसको स्टैंडर्ड ही रखने देना है। ओके, पोस्ट विया ईमेल टू पोस्ट वर्डप्रेस ईमेल यू मस्ट बी की ईमेल अकाउंट ऑफ पॉप 3SS। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आप ईमेल के थ्रू अपनी वेबसाइट में पोस्ट करें तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। इसके लिए आपको एक सीक्रेट सी मेल बनानी होती है सी पैनल में जाकर। इसका ही फ़ायदा होता है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपने ट्रैवलिंग के दौरान कोई आर्टिकल लिख दिया है तो आपके पास कंप्यूटर मौजूद नहीं है या लैपटॉप मौजूद नहीं है तो आप चाहते हैं मैं ईमेल के थ्रू ही पोस्ट करूं, तो आप यहाँ इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। होता यूज़ ये कम है लेकिन ये एक ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग में आते हैं। रीडिंग में देखें यहाँ लिखा हुआ है योर होम पेज डिस्प्ले। तो अब जैसे हम वेबसाइट को लोड करते हैं तो आप देखें कि हमारा जो थी ना, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं भी कैंसिल आउट करता हूँ से। जो लेटेस्ट पोस्ट है वही हमारी होम पेज बनी हुई है, ठीक है, वही हमारा होम पेज बना हुआ है जो लेटेस्ट पोस्ट हमने अपलोड की थी। अगर हम चाहते हैं कि एक स्टैटिक पेज जो हो वो हमारा होम पेज हो तो आपने यहाँ क्लिक करना है। इसके लिए आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपका होम पेज कौन सा हो। तो हम कहेंगे हमारा होम पेज होम हो और ब्लॉग पोस्ट के लिए हम ब्लॉग का पेज यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, जब भी यूज़र लैंड करेगा वो इस होम के पेज पे लैंड करेगा। तो हम होम के पेज को अच्छा से डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर तमाम डेटा जो हम शो करवाना चाह रहे होते हैं यूज़र को, जैसे वो हमारी वेबसाइट ऑन करे तो हम होम के पेज में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और जितनी भी अब हमारी पोस्ट होगी वो ब्लॉग के पेज में आएंगी। तो यहाँ से हम जो स्टैटिक पेज चूज़ करते हैं बहुत लाजमी होता है और तकरीबन हम हर बार ये चूज़ करते हैं कि होम पेज होम रख लेते हैं और पोस्ट के लिए हम ब्लॉग का पेज रख लेते हैं। एक पोस्ट के पेज एक ब्लॉग के पेज के ऊपर कितनी पोस्ट नज़र आए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्लॉग के पेज के ऊपर मिनिमम 10 पोस्ट जो हैं वो नज़र आए, 20 पोस्ट नज़र आए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सेव चेंजिंग पे क्लिक कर दें। डिस्कशन में हम आते हैं। डिस्कशन में आप देखें ये यहाँ जितनी भी सेटिंग्स होती है वो कमेंट्स के रिलेटेड होती है। यूज़र मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग इन टू कमेंट। अगर
यूज़र जो है वो तभी कमेंट कर सके जब वो लॉगिंग हुआ हो। तो आप इसको चेक कर दें कि बगैर लॉगिंग हुए आप कमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से ऑप्शन है। ऑटोमेटिक क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट, अगर एक कमेंट जो है वो 14 दिन से ज़्यादा हुआ है पहले का, आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहते हैं कि वो हमेशा नज़र आए तो आप यहाँ से हमेशा उसको अनचेक करें, चेक ना करें। अगर आप चाहते हैं 14 दिन के बाद जो है वो कमेंट क्लोज हो जाए तो आप इसको यहाँ से चेक करके बता सकते हैं कि ये 14 दिन के बाद ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट्स के रिलेटेड पोस्ट है। एनी वन पोस्ट है कमेंट, हर एक बंदा अगर आप पोस्ट करना चाह रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ क्लिक करेंगे, हर एक बंदा पोस्ट करे। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, मीडिया में आते हैं। मीडिया में इसको मैं थिंक मैंने सेव नहीं किया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, ये नीचे, हाँ ये नीचे भी एक चीज़ दिखा देता हूँ। अवतार आप यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी यहाँ लगाना चाह रहे हैं, या अगर आपने अपनी पिक्चर लगाई है तो अवतार में यहाँ से जाकर अब एडमिन में तो अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट अवतार दिए गए हैं, आप यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेव चेंजिंग पे हम क्लिक कर लेते हैं। मीडिया में आते हैं। मीडिया साइज़ यहाँ उन्होंने दिए हुए हैं, थंबनेल साइज़ दिया हुआ है, मीडियम साइज़। तो आप यहाँ से इन साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ आपने यही रखना है। सेव चेंजिंग। परमा लिंक्स, ये एक थोड़ा सा यूज़फुल होना है आपके लिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ओके, अब देखिए जैसे हमने स्टैटिक पेज लगाया है तो हमारा जो होम है वो स्टैटिक पेज बन गया है, और जो हमारी पोस्ट है वो ब्लॉग के पेज में अब शो होगी। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है स्टैटिक पेज होम स्लाइड करने का। अच्छा, अगर आपको याद हो तो जब हमने पोस्ट अपलोड की थी, मैं यहाँ से ऑल पोस्ट पर क्लिक करता हूँ और एडिट पर क्लिक करते हैं, तो इसका परमा लिंक्स जो था वो कुछ अजीब सा था। कहाँ शो हुआ था हमें? ओके, अब ये आई थिंक वो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, बड़ा अजीब सा था, पी इज़ इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो अगर वो आपको इस तरह का नज़र आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने परमा लिंक्स में आना है और यहाँ से पोस्ट नेम चूज़ कर लेनी है। ठीक है, आप नंबर में भी दिखा सकते हैं, आप मंथ और नेम दिखा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पोस्ट नेम दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पोस्ट नेम पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप कस्टम भी दिखाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं पोस्ट नेम के साथ जो है वो कोई कैटेगरी भी आ जाए तो हम कैटेगरी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम ये सिलेक्ट करके, मैं अगर आपको सेव करके दिखाता हूँ तो हम सिलेक्ट करते हैं और अब हम पोस्ट पे जाते हैं। ये हमारे वेब पोस्ट का पेज था और यहाँ क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ देखें आप यूआरएल में, ये पहले पोस्ट का नाम आ रहा है। ठीक है, जो हमने टाइटल दिया हुआ है पोस्ट का, पोस्ट रोड मैप वर्डप्रेस डिज़ाइनर 224, और साथ पोस्ट की कैटेगरी भी आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसका नेम आए तो उसके लिए फिर आपको ये जो है यहाँ से अनचेक करनी होगी। ठीक है, यानी इसको अनसेलेक्ट करना होगा और अगेन हम यहाँ से सेव चेंजिंग्स पे क्लिक करते हैं तो लोड करते हैं और ब्लॉग वाले पेज पे जाते हैं। तो अभी देखें, सिर्फ आपको इस पोस्ट का जो टाइटल है, जो नाम है, वही शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ बीच में जब पोस्ट आईडी लगाना चाह रहे हैं, ऑथर का नाम शो करवाना चाह रहे हैं, घंटे, डेज, जो भी आप यहाँ शो करवाना चाह रहे हैं, यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। प्राइवेसी में आते हैं। प्राइवेसी में हर एक वेबसाइट की प्राइवेसी जो है बहुत ज़रूरी होती है, इसके लिए अलग से पेज बनाया जाता है प्राइवेसी का। अगर आपको प्राइवेसी लिखना नहीं आती तो आप यहाँ गूगल पे सर्च करें प्राइवेसी
ठीक है। ये बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आप ऑटोमेटिक वो आपको जनरेट करके दे देते हैं प्राइवेसी, और फिर आप यहाँ से डेटा जो कॉपी करके उस पेज में पुट कर देते हैं। तो आई थिंक कंप्लीट इसका ओवरव्यू मैंने आज आपको दे दिया है। और लास्ट पे ये क्लैप्स मैंने ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर दिया था प्रीसेट 1 में, तो प्रैक्टिस सेट 1 में, तो ये हमने क्लिक कर लिया। ठीक है जी। क्लैप्स मैंने क्लिक करेंगे, क्लैप्स हो जाएंगे, तो उस पर गेम क्लिक करेंगे, ये दोबारा आपको शो हो जाएंगे सारे सिंपल। तो ये था एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वर्डप्रेस के ऊपर। इसमें हमने पोस्ट डिज़ाइन करना, पेजेस डिज़ाइन करना, थीम, प्लगइन्स, टूल की सेटिंग्स और हर एक चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया है। और अब क्योंकि देखें बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आता हूँ, वो जो चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं एज अ वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो अगर बोलने में या कोई चीज़ परफॉर्म करने में कोई कोताही होगी हो, कोई चीज़ जाएगी हो, तो आपने कंप्रोमाइज़ करना है और समझना है इस चीज़ को कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने चीज़ आपको पहले बता दी थी कि मैं जस्ट प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर मेरी प्रैक्टिस से किसी का भला होता है, किसी को समझ आती है, तो वो बस मेरे लिए इतना ही करे कि मेरे लिए दुआ कर दिया करे। बाकी इंशाल्लाह आगे जो भी मैं प्रैक्टिस करता जाऊंगा वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। आप उस प्रैक्टिस को देखिए और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, इतने मुश्किल वर्डप्रेस नहीं है इसको सीखना। थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होगा और थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी होगी जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।